फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल उमा स्टडी ब्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम सीडीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि दी आप जो जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आप कवर कराती चलिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ जो मैं सीडीपी के नोट्स बनाई हूँ, जो जो टॉपिक उसमें इम्पॉर्टेंट रहते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप तक लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहला टॉपिक हो गया इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान हो गया और बाल विकास की अवधारणाएं हो गए और विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उनका संबंध हो गया। जैसे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो गए और बाल विकास में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तीनों अवस्थाएं आपको पढ़ना रहेगा। शैशवावस्था हो गया, जैसे इस अवस्था में सबसे तेज विकास एवं वृद्धि होती है। शैशवावस्था में सबसे तेज विकास एवं वृद्धि होती है। और फिर बाल्यावस्था में बालक का अधिकांश व्यवहार जिद्दी, विरोधाभास, आज्ञा न मानने वाले होते हैं और यह जिज्ञासु भी होते हैं। किशोरावस्था में हो गया, इस अवस्था में ऊंची इच्छाएं, कल्पनाएं, नई आदतें, व्यवहार में भटकाव आदि किशोरों में देखने को मिलता है। फिर अगला हो गया विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे वंशानुक्रम हो गया, बालक का रंग, रूप, आकार, उसका शरीर वंशानुक्रम के अंतर्गत अनुवांशिक होते हैं। और पौष्टिक आहार हो गया, बुद्धि हो गई, लैंगिक भिन्नता हो गया और वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करने वाले कारक। और मानव विकास के विभिन्न पक्ष, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास होते हैं। आनुवंशिकता की अवधारणा और आनुवंशिकता के प्रभाव, वातावरण का अर्थ, वातावरण के प्रभाव, ये इसके अंतर्गत आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। मैं इतना ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, जो मेन टॉपिक है वो आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग उसमें टिक कर लीजिए। बुक नहीं है आप लोगों के पास तो आप नोट करते जाइएगा जो जो टॉपिक मैं बता रही हूँ। इसी टॉपिक से ज़्यादा यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आनुवंशिकता एवं वातावरण के विकास पर प्रभावों के शिक्षा का महत्व, तो जैसे इसमें हो गया विकास की वर्तमान विचारधारा में प्रकृति और पालन पोषण दोनों को महत्व दिया जाता है। अगला टॉपिक हो गया मूल प्रवृत्तियां, संवेग एवं तथा संज्ञान। संवेग, जैसे संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। संवेगों से अभिप्राय उन भावनाओं से होता है जिनके वशीभूत व्यक्ति तथा विशेष प्रकार के व्यवहार क्रियाएं करते हुए देखा जाता है। और संवेग के प्रकार हो गया, तो संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। 14 मूल प्रवृत्ति को ही इसमें संवेग होंगे। मैकडूगल द्वारा बताई गई है कि भय, वात्सल्य, घृणा, कामुकता, ये सारे संवेग होते हैं। और संवेग में शिक्षा का महत्व क्या है। और अगला हो गया बालकों तथा प्रौढ़ों के संवेगों में अंतर, संज्ञान, संज्ञानात्मक विकास और वायगॉस्की का संज्ञानात्मक विकास जैसे हो गया। और संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हो गई। और फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था हो गई, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हो गया। जितने भी मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत हैं वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं टेट के लिए। और परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में शिक्षा का महत्व क्या है। अगला टॉपिक हो गया जैसे प्रगतिशील शिक्षा, और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा प्रगतिशील शिक्षा के महत्व, सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन स्कीम। और फिर उसके बाद शिक्षा का अधिकार, अधिगम, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, एनसीएफ 2005। ये तो वो इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनसीएफ 2005। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। इसके अंतर्गत पढ़ाई को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, समझ आधारित पढ़ाई को बढ़ावा देना है और ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है, इसका मुख्य उद्देश्य। और एनसीएफ
2005। इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। फिर उसके बाद हो गया RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। RTE राज्यसभा में पारित हुआ था 20 जुलाई 2009 को। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और छात्र का अनुपात इसमें बताया गया था, 35 छात्र पे 1 शिक्षक रहेंगे। और RTE लोकसभा में पारित हुआ था 4 अगस्त 2009 को। प्राथमिक स्तर पर 150 से बच्चों हो तो इसमें होने चाहिए। और RTE को राष्ट्रपति मंजूरी मिली थी 26 अगस्त 2009 को। तो इसमें प्रावधान है कि 5 शिक्षक और स्कूल में 5 शिक्षक और 1 प्रधान। नई शिक्षा नीति 2020, इसके बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके बारे में जो भी डिटेल दिया हुआ है वो आपको पढ़ना रहेगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे नई शिक्षा नीति का उद्देश्य व लक्ष्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान एवं महाशक्ति बनाना था। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GR के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को सार्वभौमिक लक्ष्य इसमें दिया गया था। और उसके बाद आ गया है NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा NCF के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षिक ढांचा विकसित करेगा। अगला जो टॉपिक हो गया यूपी टेट के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि के निर्माण एवं बुद्धि बहुआयामी। जैसे बुद्धि की परिभाषा हो गई, और बुद्धि की परिभाषा के अंतर्गत बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि की परिभाषाएं दी हुई है। तो सारे मनोवैज्ञानिकों को आपको पता होना चाहिए कि ये वाला कथन कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया। जैसे बुद्धि की प्रवृत्ति हो गई, बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होती है, बुद्धि के सहारे समस्या का समाधान होता है। और बुद्धि का सिद्धांत हो गया, तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिने ने किया था। इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन और स्टर्न को है। और द्विकारक सिद्धांत हो गया, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, इसको स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, इस सिद्धांत के मुख्य कारक थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धांत में सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। और थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत, बुद्धि के जितने भी सिद्धांत दिए हुए हैं वो सारे सिद्धांत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर उसके बाद हो गया थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत, वर्णन का क्रमिक महत्व सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, स्टैनबर्ग का सिद्धांत। ये सारे बुद्धि के सिद्धांत हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आ जाता है बुद्धि का मापन एवं परीक्षण। तो जैसे शाब्दिक बुद्धि हो गई, गैर अशाब्दिक बुद्धि हो गई, क्रियात्मक बुद्धि हो गई, और बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि से तो क्वेश्चन पूछा जाता है एक, जिसमें मानसिक आयु और वास्तविक आयु दिया रहता है, फिर उसकी बुद्धि लब्धि आपको निकालना रहता है। तो इसका एक सूत्र है, बुद्धि लब्धि बराबर इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। अगला टॉपिक हो गया भाषा। जैसे भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसको चॉम्स्की ने दिया था। पिछले यूपी टेट में इससे क्वेश्चन भी आया था भाषा विकास से। और भाषा विकास की विशेषताएं हो गया, भाषा विकास के चरण हो गया, प्राग भाषा विकास, उत्तरकालीन भाषा विकास, और भाषा विकास को सीखने के साधन हो गए। जैसे अनुकरण, खेल, कहानी सुनकर, प्रश्नोत्तर। भाषा सीखने के साधन हो गए अनुकरण, खेल, कहानी सुनकर और प्रश्नोत्तर। अनुकरण द्वारा बालक परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो उनकी लैंग्वेज होती है, छोटे बच्चे होते हैं तो वो अनुकरण द्वारा सीखते हैं। और खेल सामग्री को देखकर बालक खेलों के प्रयोग के अक्षरों में लिखना पढ़ना सीखते हैं। जैसे कहानी सुनकर भी भाषा का विकास होता है। और भाषा विकास के सिद्धांत हो गया अनुबंधन का सिद्धांत, बैकडूरा का सिद्धांत, चौमास्की का भाषा विकास। चौमास्की का मानना है कि बालकों में शब्दों या भाषा का सीखना अनुकरण व पुनर्बलन पर आधारित है। और भाषा का महत्व हो गया, भाषा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य जैसे हो गया, बुद्धि हो गई, सामाजिक आर्थिक स्थिति हो गई, परिवार का आकार हो गया, द्विभाषावाद, व्यक्तित्व। ये आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। तो जैसे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत हो गया व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, नियंत्रण, पूर्व वातावरण, भेदभाव रहित शिक्षा,
परिवार का सहयोग और विशिष्ट कार्यक्रम। समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है, इसको आपको भी डिटेल से पढ़ना है। मैं जो इम्पोर्टेंट हेडलाइन है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अधिगम अक्षमता के प्रकार क्या क्या है, जैसे अफेज्या, इसमें पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं विचार को अभिव्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। और डिस्फेजिया, बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता। और एक्सलेसिया, मस्तिष्क की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता होती है। डिस्लेक्सिया, पढ़ने में अक्षमता होती है। और अप्रेक्सिया, इसमें आपको एक दिया रहेगा और उसमें से पूछा जाता है कि कौन से अक्षमता के अंतर्गत ये आता है। जैसे डिस्ग्राफिया हो गया तो ये लिखने के अक्षमता के अंतर्गत आता है। डिस्कैलकुलिया, गणित संबंधी समस्या होती है ये। अगला टॉपिक है अधिगम विधि। अधिगम का अर्थ होता है सीखना और एक ऐसी प्रक्रिया जो जन्म से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। और फिर इसमें अधिगम की परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिक के सारे अलग अलग होते हैं, वो भी आपको पढ़ना रहता है, क्योंकि एक कथन दिया रहेगा और फिर इसमें पूछा जाता है कि ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है। जैसे वुडवर्थ के अनुसार होता है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। और फिर अधिगम के अंतर्गत हो गया अधिगम की विधियाँ, जैसे करके सीखना है। शिक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ टीचिंग, छात्र केंद्रित विधियाँ, शिक्षक केंद्रित विधियाँ। इसमें छात्र केंद्रित विधियाँ में मनोवैज्ञानिक विधियाँ, बहुउद्देशीय विधियाँ और बालक मुख्य होता है। इसमें लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत के आधार पर होता है। और शिक्षक केंद्रित शिक्षा अमनोवैज्ञानिक विधियाँ बहुराष्ट्रीय के स्थान पर इंद्रिय अनुदेशन पर आधारित होता है। बालक मुख्य होता है। और इसमें शिक्षक केंद्रित विधियों में अध्यापक मुख्य होता है और छात्र गौण होते हैं। एक अधिकार के सिद्धांत पर आधारित होता है ये। और शिक्षण की अनेक विधियां हैं, जैसे खेल विधि हो गया, शैक्षिक पर्यटक विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समस्या समाधान विधि हो गई, अन्वेषण और डाल्टन विधि का हो गया, क्षेत्रीय शिक्षण का खोज हो गया। और फिर उसके बाद कुछ विधियां हैं, व्याख्यान विधि, प्रबंधन विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। तो जैसे व्याख्यान विधि हो गई तो इसमें आपको बहुत कुछ इसके अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा। सामाजिक विषयों पर यह विधि सर्वोत्तम है। और पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर इसमें बल दिया जाता है। अगला सबसे लास्ट टॉपिक हो गया अभिप्रेरणा और प्रेरणा। अभिप्रेरणा का अर्थ होता है प्रोत्साहन और अभिप्रेरणा के घटक हो गया, अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं जैसे। और फिर उसके बाद अगला टॉपिक द्विकारक सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मनोविकासात्मक सिद्धांत और फिर मांग सिद्धांत, क्रमिक मैस्लो का पदानुक्रमक सिद्धांत, हल का सबलीकरण का सिद्धांत हो गया, अभिप्रेरणा के प्रकार हो गए और शिक्षक की भूमिका के। अगर आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं और यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर जो हाउस वाइफ रहती है वो घर बैठे यूपी टेट की प्रिपरेशन कैसे करें, तो मेरी डेली स्टडी रूटीन और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।